जरा सोचिए, एक मासूम सी दिखने वाली डॉल हेलो किटी, जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी डॉल के अंदर एक इंसान की खोपड़ी छुपाई गई थी, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? ये कहानी है 1999 की, हांगकांग के एक ऐसे केस की जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। और सबसे डरावनी बात, इस केस की शुरुआत हुई एक 14 साल की लड़की के डर से। मई 1999, शिम शा शुई पुलिस स्टेशन, हांगकांग। दोपहर का समय था। 3 पुलिस ऑफिसर्स आराम से बैठकर लंच करने ही वाले थे। तभी अचानक से पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक 14 साल की लड़की, जिसका नाम था फोंग। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे और वो लगातार रो रही थी। ऑफिसर्स उसे शांत कराते हैं और उससे पूछा जाता है कि आखिर उसे क्या हुआ और वो किस चीज से इतना ज्यादा डर रही है। वो लड़की पुलिस ऑफिसर से जो कहती है, उसे सुनकर पहले तो वो सभी लोग हंस पड़े। उसका कहना था कि उसे एक भूत बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बट जब वो पुलिस ऑफिसर फोंग की पूरी बात सुनते हैं, यानी कि उसकी पूरी कन्वर्सेशन सुनते हैं, तब जाके उन्हें ये केस थोड़ा सीरियस लगने लगता है। और जब वो लोग पूरी कहानी सुनते हैं, तब ऑफिसर्स के चेहरे के रंग उड़ गए। फंग बताना शुरू करती है कि एक लड़की है जो हर रात मेरे सपने में आती है। वो चीखती है, रोती है और उनसे बार बार कहती है कि मेरा सिर मुझे वापस दे दो। अब ये कोई आम डर नहीं था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि पुलिस को लगा ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती है। फंग उनसे कांपती आवाज में कहती है, ये कोई भूत नहीं है, ये उसी लड़की की यादें हैं जिसे हम सब ने मिलकर मारा था, और उन सभी लोगों में मैं भी शामिल थी। और जैसे ही वो ये बात कहती है, कमरे में सन्नाटा छा गया। देन फिर वो एक चीज और कहती है कि अगर आप लोगों को सच नहीं लग रहा और आपको सच जानना है, तो आप मेरे साथ वहां पर चलिए, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी। पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा हैरान थे और वो पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को लेकर फंग के साथ उस घर के लिए निकल जाते हैं। वो उन्हें लेकर जाती है ग्रैनविल रोड की एक बिल्डिंग में। उसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में एक पुराना फ्लैट था। जैसे ही पुलिस वाले दरवाजा खोलते हैं, तो उन्हें वहां से अचानक बहुत ही ज्यादा भयानक बदबू आना शुरू हो जाती है। वो बदबू इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस पूरे फ्लैट के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। दीवारों पर बहुत ही ज्यादा धब्बे थे और फर्श पर गंदगी ही गंदगी। और ऐसा साफ साफ पता चल रहा था कि वहां पर जैसे कुछ बहुत ही गलत हुआ हो। तभी फंग सामने से कहती है कि हेलो किटी वाली डॉल को ढूंढो, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर से ये बात कह रही थी। और वही डॉल पुलिस ऑफिसर को एक कोने पर पड़ी हुई मिल जाती है। अब डॉल को देखकर उन्हें लगता है कि ये तो एक आम खिलौना है, लेकिन जब उसे खोला गया तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। उस डॉल के अंदर एक इंसानी खोपड़ी थी। जी हाँ, एक असली इंसान का सर। फंग बताती है कि ये खोपड़ी एक 23 साल की फैन मैन यी की है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो इंसानियत के सबसे अंधेरे रूप को दिखाती है। फैन, जिसका बचपन कभी भी आसान नहीं था। छोटी उम्र से ही उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया, जहाँ ना कभी उसे प्यार मिला और ना कभी कोई ममता। जो चीज उसे वहां पर मिलती थी वो थी सिर्फ सजा। 15 साल की उम्र में उसे वहां से निकलना पड़ा। ना उसने कभी अपनी पढ़ाई करी और ना उसका वहां पर कोई सहारा था। जीने के लिए उसे वो रास्ता चुनना पड़ा जिसे शायद कोई अपनी मर्जी से कभी चुन ही नहीं सकता, यानी कि वो प्रोस्टिट्यूशन में आ गई। और इस काम में जो सबसे आम चीज है वो होती है नशा, और धीरे धीरे वो भी नशे की आदी हो गई। साल आता है 1996। अब वो एक नाइट क्लब में काम करने लगी थी। उसका डेली वही रूटीन होता। शाम को जब वो जाती नाइट क्लब में अपना काम करने के लिए, वहीं उसे थोड़े बहुत लोग मिलते जिनके सहारे और जिनसे मांग के वो नशे भी करती। और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से। अब वो उस क्लब में डेली डेली मिलने लगते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। और ऐसे ही लगातार मिलने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। और पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में फैन को अपनापन महसूस हुआ। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद जिस चीज से फैन पहले गुजरी थी, वो दोबारा से उसी चीज से गुजरने लगी, क्योंकि जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो भी नशे का आदी था और वो रोज रोज नशा करके आता और फैन को पीटता। ये चीजें अब और भी ज्यादा ब्रूटल होने लगी। फैन अगर अकेली होती तो शायद वो ये सब चीजें सह भी लेती, बट वो ये नहीं चाहती थी कि इसका इफेक्ट उसके बच्चे पर पड़े। फैन की जिंदगी दोबारा से उसी दर्द में फंस चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात होती है एक 34 साल के चैन मैन लोग से। चैन न सिर्फ एक ड्रग डीलर था, बल्कि ट्रायड का मेंबर भी था। ट्रायड साउथ ईस्ट चाइना और हांगकांग में ऑर्गेनाइज्ड काम करने वालों का सबसे बड़ा सिंडिकेट है। एक ऐसा माफिया ग्रुप जो उस टाइम पर वहां पर बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे।
लेकिन फैन जिस तरह के कामों में थी उसी वजह से वो चैन के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गई। चैन उसको न सिर्फ ड्रग सप्लाई करता बल्कि उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के पास भी भेजता था, और जो पैसा वहाँ से आता वो उन दोनों की ही जरूरतों को पूरी कर रहा था। वक्त के साथ साथ अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए। नशा और प्रोस्टिट्यूशन, सिर्फ इसी सब चीजों के चारों तरफ फैन की जिंदगी घूमती रही। और ऐसे ही एक रात जब वो सभी लोग नशे में धुत थे, तब फैन चैन के वॉलेट से 4000 हांगकांग डॉलर्स चुरा कर भाग जाती है, और उसे लगता है कि चैन को शायद इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। सुबह जब चैन उठता है और उस नाइट क्लब से बाहर जाता है, तो जैसे ही वो अपना वॉलेट चेक करता है उसे दिखता है कि वहाँ पर एक भी रुपया नहीं है, और सीधे सीधे उसका शक जाता है फैन पर। जिसके बाद वो गुस्से से दोबारा से नाइट क्लब में गया और फैन पर भड़कने लगता है। फैन भी अपनी ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, उसी ने चैन के वॉलेट से पैसे चुरा रखे हैं, बट चैन को ये बात बहुत ही ज्यादा खटक जाती है कि कैसे उसने एक ट्रायड के मेंबर के वॉलेट से पैसे चुरा लिए, क्योंकि बात अब उसके इमेज पर आ गई थी। तो इसीलिए वो फैन को विद इंटरेस्ट 10,000 हांगकांग डॉलर्स पे करने के लिए कहता है। चैन के लिए ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो धीरे धीरे उसके पैसे लौटा देगी, और चैन भी यहाँ पर मान जाता है। फिर फैन उसके डर से नाइट क्लब छोड़कर दोबारा से रेड लाइट एरिया में काम करना शुरू कर देती है। बट जो ये बात थी, ये बार बार चैन को खटक रही थी कि कैसे एक इतनी छोटी लड़की उसके वॉलेट पर हाथ डाल सकती है, और वो अब अपने मन में सोच लेता है कि वो कैसे भी करके उसे सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद ही चैन और उसके दो साथी फैन को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक फ्लैट में ले जाया जाता है। यहाँ पर हर जगह हेलो किटी थी, यानी कि कर्टन्स, बेडशीट, वॉल, सब जगह हेलो किटी का कैरेक्टर बना हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारी हेलो किटी डॉल्स भी रखी थी। चैन डिसाइड करता है कि वो अपने पैसों की वसूली के लिए यहाँ पर अपने पर्सनल क्लाइंट्स लाकर फान का सौदा करेगा और उनसे ही पैसे ऐंठेगा, जिसके चलते अब वो रोज रोज अलग अलग क्लाइंट्स के हाथों फैन को बेच देता और सारा पैसा खुद रख लेता। लेकिन जब पैसे पूरे हो जाते हैं उसके बाद भी चैन अब फैन को नहीं छोड़ना चाहता था। चैन और उसके जो दो दोस्त थे, अब वो लोग मिलकर फैन को टॉर्चर करने लगते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसे बेरहमी से मारा पीटा जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसको इतना मारा था कि अब वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये टॉर्चर अब सिर्फ एक रात तक रुकने वाला नहीं था। चैन ने अब इस फ्लैट को प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बनाकर रख दिया था। वो फैन को ड्रग्स के ओवरडोज देता, वो दिन भर लाश की तरह पड़े रहती, और यहाँ चैन अपने पर्सनल क्लाइंट्स को बुलाकर उसके साथ भेजते रहता। दिन भर चैन के क्लाइंट्स उसके साथ बदसलूकी करते, और रात को चैन और उसके दो दोस्त जब वो दर्द से चिल्लाती तो उनके हाथ जो कुछ भी पड़ता वो उससे उसको मारने लगते। उसे इतना टॉर्चर करने के बाद उससे जबरदस्ती हंसने को बोलते थे वो लोग, और उसके ना हंसने पर उसे फिर से मारते। उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, उसके पूरे शरीर से अब बदबू भी आने लगी थी, जिसके चलते उसके नॉर्मल क्लाइंट्स आने अब बंद हो गए थे, बल्कि उनके बदले ऐसे क्लाइंट्स आते जो फैन को फिजिकली तड़पा तड़पा कर एंजॉय करते थे। अब उसके लिए एक एक पल मौत से भी ज्यादा बदतर हो गया था। तभी थोड़े ही दिनों के बाद उन तीनों के पर्सनल ग्रुप में एक और मेंबर जुड़ती है, जो कि एक लड़की थी, और ये थी चैन की गर्लफ्रेंड, जो उसी अपार्टमेंट में अब तीनों मेंबर्स के साथ रहने लगी थी। उस लड़की ने जब फैन को इतनी बुरी हालत में देखा तो उसे बताया गया कि ट्रायड ग्रुप के पैसे न दे पाने की वजह से उसे पनिशमेंट दी जा रही है। उस लड़की की उम्र अभी काफी कम थी, यानी कि वो सिर्फ 14 साल की ही थी, बट ये लोग उसे ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो इनके इन्फ्लुएंस में आकर जो चीजें ये कर रहे हैं उसे भी इंजॉय करने लगी थी। वो इन लोगों से इतना इन्फ्लुएंस हो चुकी थी कि अब उसे गलत और सही में फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी हैवानियत करने के बाद चैन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए उसने नए नए तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो भाग न पाए इसीलिए उसके पैरों को जला दिया गया, और इसी बीच फैन जो थी वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, बट उसके बावजूद भी उस पर कोई भी दया नहीं दिखाई गई। अब क्योंकि उनके कोई क्लाइंट्स नहीं आते थे और उनके पास ना कोई पैसे आते थे, तो इसीलिए जो चैन था अब वो फैन को और भी ज्यादा ब्रूटली टॉर्चर करने लगा। 14 साल की फांग जब इन सब चीजों से डरती, इन सब चीजों को देखने को मना करती, तो उसे भी ये सब चीजें जबरदस्ती दिखलाई जाती थी। वो लोग उसे इलेक्ट्रिक वायर से सीलिंग पर टांग देते और पूरी रात उसे वैसे ही रखा जाता, जिसके बाद वो उसे छोड़कर दूसरे रूम पर वीडियो गेम्स खेलते और मूवीज देखते थे। पूरा पूरा दिन यही सब चलता। फांग के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा जिसमें दर्द ना हो रहा हो। ये सब होते हुए लगभग 1 महीना बीत गया। अब तो फैन जैसे लाश की तरह पड़े रहती उस रूम पर।
उसको वहाँ पर खाने को भी नहीं मिलता था। भूख के मारे वो बार बार बेहोश हो जाती थी। गहरे घाव से उसकी बॉडी पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी थी। वहीं फान का जो हस्बैंड था, उसके बारे में हर जगह पता करके थक गया था, लेकिन किसी को भी फान की कोई भी खबर नहीं मिली। उसका पति बस यही उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि फान कहीं काम करने गई होगी और थोड़े ही टाइम के बाद वो वापस आ जाएगी, बट उसे क्या पता था कि अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। 3 अप्रैल 1999 फान को अधमरे हालत में बाथरूम में लॉक करने के बाद ये सभी लोग बाहर पार्टी करने चले जाते हैं। रात में वापस लौटने पर जब फोंग वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि फैन की अभी सांसें रुक गई हैं। इतने दिनों तक उसे ऐसी हालत में रखना, उसे इतना टॉर्चर करने के बाद आखिरकार वो इस हेल से आजाद हो गई थी। अब इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना, लेकिन किस तरह से, इसका ये लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन चैन के बताए हुए तरीके से उन्होंने बॉडी को बाथ टब में डाला और उसके छोटे छोटे करना शुरू कर दिए। अब टुकड़े सड़कर बदबू न करे, इसके लिए वो उन टुकड़ों को उबालना शुरू कर देते हैं और उन्हें उबालते उबालते लगभग 10 घंटे हो जाते हैं। अब फैन का सर उबलकर सिर्फ स्कल बाकी रह गया था। उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स और उनके दांतों को प्लास्टिक बैग में भरकर रख दिया गया, बट उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि फान के स्कल को कहाँ छुपाया जाए ताकि वो किसी की नजर पर ना पड़े। तभी उनकी नजर पड़ती है वही हेलो किटी नाम की इस डॉल पर। अब चैन जब उस डॉल को देखता है तो वो क्या करता है, फैन के जो सर का स्कल था वो उस डॉल के सर के अंदर डालकर उस पूरी डॉल को सिल देता है ताकि वो किसी के भी हाथ न लग पाए। और जो उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स होते हैं यानी कि बॉडी पार्ट्स, वो उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक देता है। और फिर फैंग उस लड़की को धमकी देता है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। लेकिन फंग उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। उसे लगातार फैंग के चीख परेशान कर रही थी। फंग ने जिन चीजों को हल्के में ले लिया था वो उसके सामने एक खौफनाक मंजर बनकर आ रही थी। उसकी जितनी उम्र थी उस हिसाब से ये मेमोरी किसी श्राप से भी ज्यादा खतरनाक थी। और रियलिटी में फैंग का कोई भूत नहीं था, ये बस उसकी इमेजिनेशन थी जो वो उन्हें भूल नहीं पा रही थी। उसके मन में एक गिल्ट था इस चीज के लिए कि उन्होंने उस लड़की के साथ कितना गलत करा, और यही गिल्ट उसका डर बन के सामने आ रहा था। और जब इनफ हो गया और वो अब सह नहीं पा रही थी तो वो क्या करती है, पुलिस के पास जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। और आगे जो हुआ वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आखिरकार इन तीनों को पकड़ लिया गया, लेकिन कोर्ट में दलील दी गई कि फैन ड्रग एडिक्ट थी। उसकी मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। डिफेंस काउंसिलिंग ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को ये कहते हुए चैलेंज किया कि ये पूरा केस एक नाबालिग लड़की की गवाही पर बेस्ड है। अब उनके खिलाफ सिर्फ एक ही एविडेंस था, वो भी जो हेलो किटी के डॉल के अंदर से वो स्कल मिली थी, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स तो उन्होंने गला दिए थे। और इसी के बेस में उन्हें सिर्फ 18 साल की सजा दी गई, यानी कि 18 साल के बाद वो लोग वापस से पहले की तरह ही रह सकते थे। आपको क्या लगता है, क्या उनके लिए ये सजा इनफ थी? इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा ही एक खौफनाक केस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जो था एक 16 साल की छोटी सी लड़की जुनको फरूता के बारे में। उसे भी आप जाकर जरूर से देख लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।